हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम इन योर रेडियंट सीज़न के एपिसोड 2 को हिंदी में समझेंगे। यहाँ एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है जब सॉन-चान बोस्टन की यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट से काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाता है। अब उसे हॉस्पिटल तो ले जाया जाता है। अब ट्रीटमेंट के बाद उसे होश आता है। होश में आने के बाद उसे बस हारन का ही फेस दिखाई देता है। अब उसे याद नहीं है कि इस लड़की का क्या नाम है, ये लड़की असल में कौन है, इसका मेरे से क्या रिश्ता है, कुछ भी उसे याद नहीं आता है। बस उसे उसका फेस दिखाई देता है, क्लियरली फेस ही दिखाई देता है। वो याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे याद नहीं आता कि ये लड़की कौन है। उसे लगता है ये शायद मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। अब उसे बूस्टन से डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए साउथ कोरिया वापस जाना पड़ेगा, इसलिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए साउथ कोरिया वापस आता है। अब यहाँ वो डॉक्टर्स को बताता है कि कैसे उसे बस वो लड़की दिखाई देती है, फेस दिखाई देता है, पर वो कौन है मुझे याद नहीं है। वो जब बूस्टन से उसकी ट्रीटमेंट हुई थी तो वो अपने जब अपार्टमेंट में था तो वो बस उस मतलब हारन की ही फेस को ड्रॉ करता था, याद करने की कोशिश करता था कि ये लड़की मुझे क्यों याद आ रही है। मेरा किसी के साथ इतना अटैचमेंट तो नहीं था कि मैं उसे याद करूँ या कुछ भी। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब उसे याद नहीं आता कि ये कौन है। एक्सीडेंट से पहले वाले एक साल की उसकी मेमोरीज मिसिंग होती है, और जबकि वो हारन का फेस क्लियरली ही देख सकता है, उसे याद नहीं होता कि वो कौन है। एक दिन वो उसे साउथ कोरिया के सड़कों पर स्ट्रीट पर देख लेता है और उसका पीछा करता है। जैसे ही वो उसे अप्रोच करने वाला होता है, उसके पास जाने वाला होता है, तो फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं, ज़ोर से पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा नॉइज़ की वजह से उसकी मेमोरी ट्रिगर हो जाती है, और फिर उसकी मेमोरी ट्रिगर हो गई तो उसे वो मेमोरीज़ याद आती हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हारन फ़ोन पर दूसरे स्टूडेंट कांग ह्योक चान से बात कर रही होती है, ना कि सॉनचन से। और वो कॉल जो है यॉकचन लाउड स्पीकर पर होता है, इसी वजह से चान यहाँ पे हारन को यॉकचान के लिए मेलोडी गाते हुए सुन लेता है। अब एक दिन यॉकचान चान से कहता है कि वो उसकी तरफ से हारन को रिप्लाई करे और बोले कि वो लैब में है। लेकिन जब सॉनसन ये मैसेज टाइप करने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि हारन काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, वो काफ़ी लोनली फील कर रही है। उसे किसी की ज़रूरत है जो उसे कंफर्ट दे सके बातों से। तो इसीलिए वो उससे बातचीत करता है और काफ़ी देर तक उससे बात करता है, उसे कंफर्ट देता है। और जब उसे एहसास होता है कि हारन अब ठीक फील कर रही है, अपसेट नहीं है, तो तब वो ये मैसेज डाल देता है कि चान लैब में है। अब जब नेक्स्ट डे यॉकचन हॉलीडे पर जाता है, वो लैब में गलती से चान के साथ लैपटॉप स्विच कर लेता है। सॉनचन के लैपटॉप को यॉकचन अपना समझ कर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पे जब सॉनचन अपना लैपटॉप ओपन करता है तो वो देखता है कि ये तो यॉकचन का लैपटॉप है। उसे समझ में आता है कि उसने मेरा लैपटॉप लेकर चला गया। वो उसे कॉल मिलाता है और उसे बताता है कि लैपटॉप्स एक्सचेंज हो गए हैं, तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे यॉकचन कह देता है कि तुम हारन के मैसेजेस को इग्नोर कर दो। लेकिन सॉनचन क्लियरली ऐसा नहीं करता है, वो हारन से बातचीत करता है। ठीक है। अब पोस्ट एक्सीडेंट टाइमलाइन में हम लोग वापस आते हैं। फायरवर्क्स यहाँ चांद को सब कुछ याद दिला देते हैं कि कैसे हारन आई लव यू यॉक चांद को बोल रही थी, ना कि सॉनचन को। ये सारी बातें अब उसे याद आ गई है। वो हारन की ओर एक बार देखता है और अपने कदमों को पीछे ले लेता है और वो मुड़कर वापस चला जाता है हारन से बिना मिले। अब प्रेजेंट में हारन सॉनचान से उसे स्टॉकर जैसा बिहेवियर एक्सप्लेन करने को कहती है। वो बताती है कि एग्जीबिशन के बाहर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल मुझ पे गिरने वाला होता है, जिसने मेरा पूरा नाम लेके मुझे बचाया था, वो तुम ही थे, मुझे ये पता है। और ऑफिस में जो मेरी फ़ोटोज़ भेजी गई है वो शायद तुम ही नहीं भेजी हो सकती है।
लेकिन यहाँ पे चान आंसर करता है, बताता है कि उसने पहले ही नाना एटेलार के एम्प्लॉयज़ के बारे में सर्च किया था, इसीलिए उसे आर्ट गैलरी में उसका नाम पहले से ही पता था, और जब वो मटेरियल गिर रहा था तब मैंने आपका नाम पुकारा। ये सुनकर हारन शांत तो हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होती है। हारन यहाँ पे सॉनसन से पूछती है कि आज भी तुम उस रेस्टोरेंट में कैसे आ गए जहाँ पे मैं फोटोग्राफर के साथ बैठी थी। तो वो हारन को एक्सप्लेन करता है कि आप जिस रेस्टोरेंट में बैठी थी, मैं उस रेस्टोरेंट में रूम लेके रह रहा हूँ, एंड वो 3 महीने के लिए यहाँ सियोल में काम के सिलसिले में आया है, इसीलिए वो 3 महीनों तक उस रेस्टोरेंट में रहने वाला है। ये सब एक्सप्लेनेशन सुन के हारन फाइनली कन्विंस हो जाती है कि वो उसका स्टॉकर नहीं है। लेकिन फिर से वो पूछती है कि फिर तुमने मुझे वहाँ पे देखकर भाग क्यों गए थे। तो वो बताता है कि मैं स्नैक्स लेने के लिए वापस रेस्टोरेंट के बाहर आया था, मैंने तो आपको नोटिस भी नहीं किया। देन यहाँ हारन फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाती है। देन वो मुड़कर चली जाती है। तभी यहाँ पे एक ब्लैक कपड़े पहना हुआ एक पर्सन हारन के पीछे चलता दिखता है, और यहाँ पे चान उसे नोटिस कर लेता है। वो अलर्ट करता है हारन को, और दोनों उस पर्सन के पीछे भागते हैं। हायंग भी हारन पर नज़र रख रही होती है, और वो भी उस काले कपड़े पहने हुए आदमी का पीछा करती है। अब यहाँ पे वो जो पर्सन है काले कपड़े में, वो एक बॉटल फेंकता है हारन की ओर। चान यहाँ पे हारन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, और बॉटल उसकी जैकेट पर लगती है, और हारन को कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे चान उस काले कपड़े पहने हुए पर्सन को पकड़ लेता है, और अभी ये सब चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में। अब ब्लैक कपड़ों वाला जो पर्सन होता है वो एक्चुअली एक वुमन निकलती है। यहाँ पे चेज़ में हायंग भी इन्वॉल्व होती है, जो हारन पर नज़र रख रही होती है उसके सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे यॉन तेसुक एटेलायर का COO भी हायंग से टकरा जाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में होता है। अब सब पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो जो वुमन है वो पहले हारन के साथ ही काम करती थी एक ही कंपनी में। वो हारन के अटेंशन का सेंटर होने से काफ़ी ज़्यादा जेलस थी कि लोग उसे काफ़ी पसंद करते थे, उसकी ज़्यादा तारीफ़ करते थे। इसी वजह से उसने जॉब छोड़ दी थी। हारन उसे पहचान लेती है, और यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर को कहती है कि कोई भी चार्जेस प्रेस ना करे। जब पुलिस ऑफिसर्स उस वुमन से पूछते हैं कि तुमने कौन सा केमिकल यूज़ किया था उस बॉटल में हारन के ऊपर फेंकने के लिए, वो कुछ नहीं बताती है। चॉन यहाँ पे बताता है कि वो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन था जिसे इसने यूज़ किया था। अब फाइनली यहाँ पे पुलिस के क्वेश्चनिंग्स हो जाती है, और सभी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे हायंग और हारन दोनों सॉनचन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और उसकी हेल्प के लिए उसे शुक्रिया भी कहते हैं। वो हारन यहाँ पे हायंग से पूछती है कि तुम्हें मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तो वो बताती है कि आपके मोबाइल पे मैंने लोकेशन ट्रेसिंग ऐप को डाउनलोड किया था, ताकि मैं आप पे नज़र रखूँ, आपको कुछ हो ना जाए। ये बात सुन के यहाँ पे हारन काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है, गुस्सा होती है, और वो अपनी बहन हायंग को कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। अगर जो मुझे स्टॉक कर रहा है, जो मेरा पीछा कर रहा है, वो ताकतवर होता, और वो उसने अगर तुम्हें कुछ कर दिया होता तो मैं कैसे रहती। वो यहाँ पे रोने ही लग जाती है। तो यहाँ पे हायंग उससे संभालती है। वो कहती है कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, हम दोनों सही सलामत हैं, और तुम्हें इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सही सलामत है। और यहाँ पे वो उसे हग कर लेती है, उसे कंफर्ट देती है। सॉनचन और तेसुक यहाँ पे उन दोनों बहनों को देखते रहते हैं। अब यहाँ पे सॉनचान अपने होटल में वापस जाने की बात करता है, तो सभी उसे बाय कहते हैं, उसे शुक्रिया कहते हैं। देन वो चले जाने के बाद यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स बाहर आते हैं। जब पुलिस बताते हैं कि चान को मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, उस केमिकल की वजह से उसे इंजरी हुई होगी, तो यहाँ पे हारन उसके पीछे जाती है उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ उसे वो आवाज़ लगाती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है।
तो वो दौड़ती है, उसके पास जाती है और उसके आगे जाके खड़ी हो जाती है। अब हारन अपना कार्ड देकर यहाँ पे सॉन्चान को कहती है कि वो अपनी इंजरीज़ और ख़राब जैकेट का पेमेंट करेगी। जो भी खर्चा होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और उसे अपना कार्ड दे देती है। यहाँ पे सॉन्चन कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हारन कहती है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मुझे बेचैनी होगी, और अगर तुम ये मेरा कार्ड ले लोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड देन सॉन्चन वो कार्ड एक्सेप्ट करता है। लेकिन सॉन्चन कहता है कि हारन काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, वो पहले जैसी नहीं रही, वो ज़्यादा ही छोटे छोटे सिचुएशन में पैनिक हो जाती है। अब घर पर हायंग नाना को झूठ बोल देती है कि हारन किसी पोटेंशियल बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, इस वजह से वो उसे लेट हुआ था घर आने के लिए। अब यहाँ पे हारन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है और वो सोने जा रही हूँ ऐसा बोलकर अपने रूम के लिए निकलती है। अब नाना यहाँ हायंग से पूछती है कि तुम जो मुझे बता रही हो क्या ये बात सही है। तो यहाँ पे हायंग उन्हें बोल देती है कि हाँ वो सच में लड़के से बातचीत कर रही थी। हायंग उन्हें बताती है कि उन दोनों की बस अब टॉकिंग स्टेज शुरू है, वो जल्दी ही डेटिंग भी कर लेंगे। एंड देन हायंग चली जाती है हारन के कमरे में और वो बताती है कि अगर तुम्हें नाना की नैगिंग तानों से बचना है तो तुम्हें ये झूठ बोलना पड़ेगा कि तुम किसी पोटेंशियल बॉयफ्रेंड से बातचीत कर रही हो, ताकि वो तुम्हें ज़्यादा शादी के लिए तंग ना करे, डेटिंग के लिए तंग ना करे। फिर वो यहाँ पे हारन को सजेस्ट करती है कि वो चान को थैंक यू गिफ्ट के तौर पर नए कपड़े खरीद कर दे। वो इसका एक्सप्लेनेशन भी देती है कि वो बस 3 महीनों के लिए यहाँ पे वर्क के काम रिलेटेड आया है, वो यहाँ साउथ कोरिया का नहीं है। सो उसने बस गिने चुने ही कपड़े लाए होंगे और उसकी तुमने जैकेट ख़राब कर दी, मतलब तुम्हें बचाने की वजह से उसने अपनी जैकेट ख़राब कर ली है। और वो एक सजेशन देती है कि उसे डिनर के लिए इनवाइट करो और उसे थैंक यू भी बोलो। देन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हारन अपने फैमिली के सारे शूज़ बाथटब में रख देती है ताकि कोई घर से बाहर ना जा सके। तो यहाँ पे वो सभी से रिक्वेस्ट करती है कि सभी लोग घर पर ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो सहन नहीं कर पाएगी। यहाँ वो अपने पेरेंट्स के खोने के डर की वजह से उसे शायद ट्रॉमा हो गया है, इसीलिए वो अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को अपने पास रखना चाहती है, उन्हें कुछ ना हो इसलिए वो उन्हें घर पर रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हायंग इस बात को याद करती है प्रेजेंट में और अपनी सिस्टर की कंसर्न भी करती है। हायंग जब यहाँ रूम से बाहर चली जाती है तो हारन उसके सजेशंस के बारे में सोचती है कि क्या मैं उसे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करूँ और उसके कपड़े लेके दूँ या नहीं। नेक्स्ट डे यहाँ पे हारन चांद के होटल पर नए क्लोथ्स ड्रॉप करने आती है। वो वहाँ पे एक नोट भी छोड़ देती है। वो होटल के स्टाफ मेंबर को वो गिफ्ट जाकर देने के लिए बोलती है, वो खुद उसके रूम पे जाके वो नहीं देती है। अब यहाँ चांद देखता है कि बारिश हो रही है और हारन को अम्ब्रेला देने वो नीचे आता है। यहाँ पे सॉन्चान हारन को थोड़ी देर निहारता है, उसकी ओर देखता है। अब यहाँ उसके पास चला जाता है अम्ब्रेला देने के लिए। वो हारन का नाम पुकारता है। वो पलटकर देखती है सॉन्चान की तरफ। वो भी सॉन्चान को एक नज़र भर के देखती है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा मोमेंट लगता है कि शायद वो सॉन्चान की तरफ थोड़ी थोड़ी अट्रैक्ट हो रही है। सॉन्चान उसे बताता है कि बारिश हो रही है और आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, इसलिए मैं अपने रूम से एक्स्ट्रा अम्ब्रेला आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन जब वो अम्ब्रेला ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि अम्ब्रेला तो टूटा हुआ है। सो सॉन्चान कहता है कि कमरे में दूसरा अम्ब्रेला भी है, इसलिए वो कमरे की ओर जाता है। देन तभी एक पुरानी फ्रेंड हारन की उससे बात करने के लिए आती है। यहाँ पे हारन क्लियरली अनकम्फर्टेबल होती है और क्वेश्चंस अवॉइड करने के लिए वो पैनिक में कहती है कि मैं इम्पोर्टेंट काम से आई हूँ, मुझे लेट हो रहा है। एंड देन वो चांद के रूम तक चली जाती है। अब दोनों ऑकवर्डली वेट करते हैं जब तक बेन दूसरा अम्ब्रेला लेकर वापस नहीं आता, क्योंकि जो दूसरा अम्ब्रेला होता है वो बेन बाहर लेकर चला जाता है ना। वो दोनों एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते।
यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रहे हैं, चुपचाप बस बेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेन वापस आता है, सो यहाँ पे स्योनचान उसे कहता है कि तुम्हें वापस जब बेन नोटिस करता है कि हारन भी वहाँ पे है, तो वो उन डिशेस को टेस्ट करने के लिए हारन को भी रुकने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे स्योनचान तुरंत ही अम्ब्रेला हाथ में लेकर वो हारन को दे देता है ताकि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के सामने काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे। सो हारन उससे अम्ब्रेला लेती है और फटाफट से रूम से बाहर चली जाती है। अब हारन जाने के बाद में ही स्योनचान रिलैक्स्ड फील होता है। बेन ये नोटिस कर लेता है कि हारन के सामने स्योनचान काफ़ी ज़्यादा ही शाय होता है, ऑकवर्ड फील करता है। सो वो उसे टीज़ भी करता है। मीनवाइल हारन के फेवरेट कैफ़े ओनर मिस्टर पार्क सिक हो जाते हैं। एक दिन वो चावल की बोरी उठा रहे थे एंड देन वो सडनली ही बेहोश हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हारन कैफ़े में आती है और देखती है कि वहाँ पे नोट रखा है कि कैफ़े के ओनर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, दैट्स वाई कैफ़े थोड़े दिनों के लिए बंद रहेगा। हारन कैफ़े में उनके डॉग जीनियस को अकेला पाती है और फिर उसे घर ले आती है जब तक मिस्टर पार्क रिकवर नहीं कर लेते हैं। उस नोट में नंबर भी होता है, सो वो ओनर को कॉल करती है एंड उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। तो एक लड़का उनके फ़ोन को रिसीव करता है, धीमी आवाज़ में बात करता है और कहता है कि वो आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उनसे बात नहीं करवा सकता। जब ऑफिस से नाना घर पे आती है तो वो अपने घर में एक डॉग को देखती है, सो वो चिढ़ जाती है एंड उन्हें लगता है कि ये काम हायंग ने ही किया होगा, उसी ने ये डॉग घर पे लेकर आई होगी। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये काम हारन ने किया है, उसने किसी कैफ़े ओनर का डॉग घर पे लेकर आई है उसकी देखभाल करने के लिए, तो वो शॉक हो जाती है कि हारन की किसी के साथ ऐसी क्लोजनेस कैसे हो सकती है कि वो उनके डॉग को घर पर केयर करने के लिए लेकर आए। बाद में मिस्टर पार्क हारन के घर जीनियस को लेने आते हैं और नाना यहाँ पे दरवाज़ा खोलती है उनके लिए। देन वो अपने डॉग जीनियस को लेकर जब अपने घर की ओर वापस जा रहे होते हैं तो नाना यहाँ पे उन्हें पहचान लेती है और वो मिस्टर पार्क का पूरा नाम लेके पुकारती है, पार्क मान जे, जो कि चुनचौन में उसके होम टाउन से ही थे और मिस्टर पार्क नाना को नाबोंग नाम से जानते थे। अब यहाँ पे उनके फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है जब वो दोनों यंग थे और यहाँ फ्लैशबैक में हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ क्लोज़ फ्रेंडशिप थी उन दोनों की। अब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे मिस्टर पार्क को भी नाना पहचान में आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी बड़ी स्माइल करते हैं। अब वो दोनों चाय पीते पीते बातचीत पुरानी बातों को छेड़ देते हैं। यहाँ पे मिस्टर पार्क कहते हैं कि मैं 7 साल पहले इस एरिया में आया था अपनी कैफ़े खोलिए और तुम्हारा घर भी मेरे कैफ़े के कितने पास है, लेकिन फिर भी हम इतने सालों में एक भी बार एक दूसरे से टकराई नहीं। नाना यहाँ पे कहती है कि मैं इतनी फेमस डिज़ाइनर हूँ लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। यहाँ पे मिस्टर पार्क कहते हैं कि तुम अपना नाना नाम यूज़ करती हो, इंटरव्यूज़ में मैगज़ीन्स में भी तुम्हारा यही नाम आता है। नाबोंग तुम्हारा नाम अगर होता तो मैं तुम्हें झट से पहचान लेता। नाउ यहाँ पे नाना मिस्टर पार्क से पूछती है कि आप मेरी ग्रैंड डॉटर हारन से कैसे मिले। तो वो बताते हैं कि उसने हारन को 7 साल पहले अपने कैफ़े के बाहर बारिश में काफ़ी ज़्यादा रोते हुए देखा था। मैं उसके पास अम्ब्रेला लेके गया था एंड उसके नेक्स्ट डे से ही वो मेरे कैफ़े में आती है अपना काम करने के लिए और शाम तक रहती है जब तक मैं अपनी शॉप बंद ना करूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे हारन कैफ़े की लाइट्स ऑन देखकर अंदर जाती है, ये सोच के कि शायद मिस्टर पार्क हॉस्पिटल से वापस आ गए होंगे और फिर वो अंदर जाकर चान को वहाँ देखकर सरप्राइज़ हो जाती है। चान यहाँ पे उनसे कहता है कि मिस्टर पार्क यहीं पे थे, अभी वो वॉक लेने के लिए बाहर गए हैं।
वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो चांद बताता है कि मैं उनका रेगुलर कस्टमर हूँ और मैं ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। तो यहाँ हारन पूछती है कि जब मैंने उन्हें कॉल किया था जब वो हॉस्पिटल में थे, तो वो जो धीमी आवाज़ में बात कर रहा था, क्या वो तुम थे? तो वो बताता है कि हाँ, मैं वही था। और वो हारन को ये भी बताता है कि वो अगले 3 महीनों के लिए मिस्टर पार्क के साथ ही रहेगा। चांद जब मिस्टर पार्क को हॉस्पिटल से वापस लेकर आता है तो वो उनसे परमिशन लेता है कि आपके पास कई सारे रूम्स वैकेंट है, खाली है, तो क्या बस मैं 3 महीनों के लिए वहाँ पे रह सकता हूँ? यहाँ मुझे होम जैसी फीलिंग आती है। सो मिस्टर पार्क ने मुझे परमिशन दे दी है, इसीलिए मैं अब 3 महीनों तक उनके साथ ही रहूँगा। देन वो दोनों बातचीत ही कर रहे होते हैं कि मिस्टर पार्क वापस आकर दोनों को ग्रीट करते हैं। वो यहाँ पे मजाक में कहते हैं कि आज मेरे वीवीआईपी कस्टमर्स एक साथ देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। यहाँ पे हारन मिस्टर पार्क से पूछती है कि आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं जल्दी ठीक हो पाया हूँ क्योंकि तुमने मेरे जीनियस को अच्छे से संभाला। यहाँ पे वो हारन को बताते हैं कि अब 3 महीनों के लिए चाँद मेरे साथ ही रहने वाला है, इसीलिए वो मेरी अच्छे से देखभाल करेगा। यहाँ पे हारन कहते हैं कि आपको इसे 3 महीनों के लिए यहाँ पे रुकने नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टर पार्क कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लड़का है, मजाक मस्ती करता है और इसके लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे भी कंपनी रहेगी साथ साथ। यहाँ पे हारन ये बात सीरियसली बोल रही थी और मिस्टर पार्क ये मजाक में ले रहे थे। अब नेक्स्ट डे काम पर यहाँ हारन नाना को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देती है, तब उसे कॉल आता है, इसलिए वो अपना सारा फोल्डर नाना के हाथों में दे देती है। अब नाना फोल्डर में स्योनसन का नाम लिखा हुआ देखती है। अब हारन ने स्योनसन का नाम वहाँ पे कब लिखा? जब हारन ने स्योनचान को स्टॉकर समझा था, तब उसने सोच सोच में ही उसका नाम वहाँ पे लिख दिया था। अब पिछली रात को हायंग ने बताया था कि हारन एक लड़के से बातचीत कर रही है। सो नाना अज्यूम कर लेती है कि स्योनचन के साथ उसकी बातचीत हो रही है। देन वो हारन को एक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। अब नाना यहाँ पे अपने सीओओ तेसुक से कहती है कि तुम स्योनचान और हारन पे नज़र रखो और जब भी वो कहीं साथ दिखे, कहीं दिखे, तो मुझे जल्दी से अपडेट दे देना। तो वो यहाँ पे हाँ बोल देता है। अब इन दोनों की बातचीत हायंग सुन लेती है और हायंग तेसुक को टीज़ करती है कि क्या तुम रोबोट की तरह जो भी नाना बोलती है हाँ 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 ही करते रहते हो। वो उसे टीज़ करती है। उनका एक टीज़फुल फ्रेंडशिप हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे अब नाना मीटिंग को इंटेंशनली डिनर में चेंज कर देती है। वो स्योनचन और हारन दोनों से कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और आज की मीटिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तो क्या हम इस मीटिंग को डिनर करते करते डिस्कस कर सकते हैं? तो यहाँ पे हारन और स्योनचन दोनों नाना को हाँ बोल देते हैं। देन वो चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। अब नाना स्योनसन और हारन को एक नज़र देखती है और वो कहती है कि परफेक्ट है दोनों। यहाँ हारन फिर नाना से पूछती हैं कि आप किन दोनों को परफेक्ट कह रही हो। सो नाना कहती है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर इनके रेस्टोरेंट का डिज़ाइन काफ़ी बेहतर है और वो प्रिटेंड करती है कि उन्हें इम्पोर्टेंट कॉल आया है और उन दोनों को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर वो वहाँ से चली आती है। उन दोनों को रेस्टोरेंट का डिनर एंजॉय करने के लिए कहती है, लेकिन स्योनचन और हारन दोनों ही डिनर नहीं करना चाहते हैं। वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि हारन स्योनचन को डिनर के लिए रोक लेती है। क्योंकि हायंग ने पिछली रात को सजेस्ट किया था कि वो स्योनचन को डिनर पे मिले और उसे थैंक यू कहे। सो यहाँ पे स्योनचन भी फिर रुक जाता है हारन के बोलने के बाद। सो यहाँ पे हारन और स्योनचान दोनों वेटर से कहते हैं कि आपके रेस्टोरेंट में जो सबसे जल्दी बनता है वो लेकर आइए। देन हारन को नाना का टेक्स्ट आता है और फिर हारन समझ जाती है कि क्यों नाना ने हम दोनों को रेस्टोरेंट में छोड़ा और वहाँ से चली गई। देन
वो स्यानचान को सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बताती है कि कैसे मैंने जब तुम्हें मेरा स्टॉकर समझ लिया था तो मैं फ़ोल्डर पे तुम्हारा स्यानचन नाम लिखा और वो फ़ोल्डर नाना ने देख लिया। सो उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं शायद तुम्हें लाइक करती हूँ, इसी वजह से अभी हम दोनों इस रेस्टोरेंट में अकेले छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे फिर हारन चांद से रिक्वेस्ट करती है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग का ट्रुथ नाना को ना बताए, क्योंकि नाना हमेशा उसे ब्रैग करती रहती है कि तुम डेटिंग पे जाओ। अगर उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मैं उनकी बातों से तो बच सकती हूँ। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहने देने के लिए चांद से रिक्वेस्ट करती है। चांद भी कहता है कि मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। अब रेस्टोरेंट में जो स्पीकर है वो माल फंक्शन होने पर यहाँ पे उस स्पीकर में से काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ें आने लगती है। यहाँ पे चांद के ईयर इंजरी पे वो आवाज़ ट्रिगर हो जाती है और डिसओरिएंटेड चांद फील करने लगता है। अब उसे वो सारी मेमोरीज पास्ट की याद आने लगती है, ब्लास्ट की। देन वो बाहर भागकर खुद को शांत करने के लिए जाता है। हारन को समझ में नहीं आता कि सियोनसन ऐसे भागा क्यों। सो हारन भी उसके पीछे जाती है। इस चायोस में हारन का जो इनग्रेव्ड पेन है वो नीचे गिर जाता है और वो खो जाता है। अब वो बाहर जाती है और चांद से पूछती है कि तुम रेस्टोरेंट से ऐसे भागे क्यों। तो यहाँ पे चान अपनी इंजरी के बारे में बताता है कि कैसे जब काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है, आवाज़ें आती है, तो उसके कान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उस नॉइस भरे प्लेस में वो रह नहीं सकता। इसीलिए मैं यहाँ रेस्टोरेंट से बाहर भाग के आया हूँ। चान की ईयर इंजरी के बारे में सुनकर हारन को चान के लिए बुरा लगता है। अब जब चान भाग रहा था तो वो वेटर से टकरा जाता है और उसके शर्ट पे दाग लग जाता है। सो हारन अपना स्कार्फ उसकी शर्ट के स्टेन कवर करने के लिए देती है। वो उसे चुपचाप खड़े रहने के लिए बोलती है और वो अपने स्कार्फ से उस स्टेन को कवर करती है। वो कहती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बता देगी, क्योंकि वो इनडेबिटेड फील नहीं करना चाहती है। चांद यहाँ पे सोचता है कि वो उनके बीच लाइन क्यों ड्रॉ करती रहती है। तो वो बताती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। फिर चांद उसकी बातों को समझ लेता है और उसे आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो ऐसा बोल देता है। यहाँ पे वो ऐसा बोल तो देता है लेकिन क्लियरली चांद के फेस पर हमें थोड़ी सैडनेस नज़र आती है। देन यहाँ पे जब चांद रेस्टोरेंट में जाता है, मिस्टर पार्क को बताता है कि जब से हारन और मैं मिले हैं तब से हारन मेरे साथ एक लाइन ड्रॉ कर रही है। ऐसा क्यों वो कर रही है? तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि शायद ऐसा करने पर ही शायद उसे अच्छा फील होता होगा, तुम्हें उसे समझना चाहिए। देन वो रात को सोने की बजाय बस हारन के स्कार्फ को ही देख रहा होता है। अब नेक्स्ट डे हारन को कोल्ड हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा चीखें ले रही होती है काम पर। अब जब यहाँ हारन को रियलाइज़ होता है कि उसकी जो इनग्रेव्ड पेन है वो खो गई है, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होती है। वो याद करती है कि कल रेस्टोरेंट में जब मैं स्योनचान के पीछे भाग रही थी तो शायद तभी वो पेन रेस्टोरेंट में गिर गई होगी। तो वो रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलती है लेकिन नाना तभी मीटिंग को स्टार्ट कर देती है। सो वो वापस आकर बैठती है। अब वो मीटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो बस अपनी खोई हुई पेन को अपने फ़ोल्डर में सर्च करती रहती है, जिसकी वजह से मीटिंग के बाद नाना यहाँ पे उसे डांट देती है। लेकिन हारन कहती है कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है, इसीलिए वो नाना को सॉरी बोलकर रेस्टोरेंट की ओर भागती है। अब स्योन चान भी उसके पीछे पीछे मीटिंग रूम से निकलता है और उसे समझ में आता है कि वो उस पेन के लिए इतना पैनिक हो रही है। देन यहाँ पे वो रेस्टोरेंट जाती है लेकिन वहाँ पे वो मैनेजर से पूछते हैं कि आपको कोई इनग्रेव्ड पेन मिला है क्या। सो मैनेजर कहता है कि हमें ऐसी कोई भी पेन नहीं मिली है। देन वो काफ़ी निराश होती है।
हारन के पीछे पीछे यहाँ पे स्योन चान भी उस रेस्टोरेंट में आता है और मैनेजर और हारन की बातों को सुन लेता है। अब फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है हमें। फ्लैशबैक में ह्योक चान यहाँ स्योन चान से कहता है कि वो हारन के लिए गिफ्ट ले आए, क्योंकि वो यानी कि स्योन चान डाउनटाउन जा रहा होता है। सो वो पेन जो इनग्रेव्ड है वो स्योन चान ने हारन के लिए लिया होता है। ये सारा सीन यहाँ पे स्योन चान याद करता है। अब मैनेजर हारन को कहता है कि हमारे रेस्टोरेंट में अभी क्लाइंट्स हैं, सो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। जब सारे क्लाइंट्स जाएंगे तो हम आपके साथ मिलकर वो पेन को ढूंढ लेंगे। सो यहाँ पे स्योन चान यहाँ पेन ढूंढने में हेल्प का ऑफ़र करता है हारन को, लेकिन हारन कहती है कि ये पर्सनल मैटर है और उसे चले जाने को वो बोल देती है। अब यहाँ पे चान अपना कोट निकालता है और हारन को दे देता है। वो कहती है कि मुझे कोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि आप ये लीजिए वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब वो वहाँ से फिर चला जाता है क्योंकि हारन ने उसे जाने के लिए कहा है। अब जब चान घर पर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आता है क्योंकि हारन ने उसकी हेल्प नहीं ली है। अब चान एक घर पे प्लांट कटिंग को पानी के ग्लास में रखा हुआ देखता है। प्लांट वितर हो रहा था और चान ने उसे रिवाइव करने की कोशिश की थी। मिस्टर पार्क बताते हैं कि अब उसकी रूट्स ग्रो हो चुकी है और उसे पॉट में लगाने का टाइम आ गया है, जो चान को हारन की सिचुएशन याद दिलाता है। मिस्टर पार्क यहाँ पे उसका मीमेंटो मोरी टैटू भी नोटिस करते हैं और पूछते हैं क्या वो बिना रिग्रेट्स के जी रहा है। चान इस बात पर सोचता है और मिस्टर पार्क वो जो प्लांट है वो चान को दे देते हैं पॉट में लगाने के लिए। वो एक बार फिर से मीमेंटो मोरी अपना टैटू देखता है और बेड पर बैठ जाता है। उस प्लांट को एक नज़र देखता है और फिर वो घर से बाहर वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ पड़ता है। वो जा रहा है रेस्टोरेंट की ओर हारन के पास। यहाँ पे हारन रेस्टोरेंट में अपनी पेन को ढूंढ नहीं पाती है। सो वो मैनेजर को कहती है कि अगर ऐसा कोई पेन मिले तो आप ये मेरा नंबर लीजिए और इस पे कॉल करके मुझे बताइएगा। यहाँ पे स्योन सन काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है रेस्टोरेंट की ओर पहुँचने के लिए। यहाँ पे हारन को कॉल आता है स्योनसन का। वो कॉल को उठाती है। स्योनसन कहता है कि मैं दौड़ कर आपके पास आ रहा हूँ, सो आप रेस्टोरेंट में ही रहिएगा। सो वो अब फाइनली रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। वो यहाँ पे थोड़ा सांस लेता है क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ कर आया है। फिर वो कहता है कि वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर करना चाहते हैं, इनडेबिटेड फील करना चाहते हैं और अगले 3 महीनों में एक दूसरे को प्रॉपरली जानना चाहते हैं। ये सारी बात वो बिना किसी हिचकिचाहट के हारन के सामने बोल देता है। अब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है। अब फ्लैशबैक में रिवील होता है कि चांद सुसाइड करने वाला था। तभी हारन का मैसेज आता है यॉक चान के लैपटॉप पर। उस मैसेज की नोटिफिकेशन की आवाज़ की वजह से चान का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो अपने कदमों को पीछे ले लेता है। एंड सेकेंड टाइम जब वो ब्लास्ट में इंजर्ड हुआ था तो वो हारन की वजह से ही बचा था। सो यहाँ पे चांद डिसाइड करता है कि वो हारन के पेन को दूर करके उसे खुश मिजाज बनाएगा और वो ये मन में प्लान बनाता है। और इसी नोट पर आज का हमारा एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है। अभी यहाँ पे हम एपिसोड रिव्यू देखेंगे। इस एपिसोड के लिए डेफिनेटली रोज टिंटेड ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। एपिसोड 2 हारन के ग्रीफ, चान के पास्ट जर्नी और दोनों के ट्रॉमा को एक्सप्लोर करता है, लेकिन सब कुछ एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किया गया है। ड्रामा जॉय हो या डिस्पायर, दोनों एक्सट्रीम्स में दिखाता है जहाँ लीड कैरेक्टर्स एक दूसरे के सेवियर बन जाते हैं। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ज़्यादा पसंद आएगा जो स्वीपिंग रोमांस और हाइटेंड इमोशंस पसंद करते हैं। पॉजिटिव साइड पर ड्रामा लाइटनिंग, कैमरा एंगल्स और डायलॉग के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग इवोकेटिव मूड क्रिएट करता रहता है, जैसे मिस्टर पार्क और चांद का सीन जहां वो विथरिंग प्लांट और चांद के टैटू पर बात करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो इसे एक लाइक करें और हमारी चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें।